हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। तो आइए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जनवरी की जो मंथली हम जो करंट अफेयर्स बात कर रहे थे, तो उसका जो है हम दूसरा भाग बात करेंगे, क्योंकि हम पहला भाग जो है इसके बारे में हम पहले ही जो है बातचीत कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो है टॉपिक, और दूसरा ये भाग है मंथली करंट अफेयर्स यानी जनवरी का। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक वाइज, कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि इंटरनेशनल एजुकेशन डे। इसकी अगर हम बात करें तो देखिएगा 24 जनवरी 2026 को जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था। उसकी बात करें तो आखिर क्यों मनाया जाता है, तो देखते हैं। ध्यातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस वैश्विक स्तर पर एक विशेष पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्तर पर शिक्षा के महत्व को उजागर करना है ना। इसकी अगर हम बात करें तो देखिएगा वर्ष की थीम जो रही, यानी इस वर्ष जो थीम रही है, द पावर ऑफ यूथ इन को क्रिएटिंग द एजुकेशन, है ना। तो ये इनकी क्या कर रही है, थीम रही है, यानी द पावर ऑफ यूथ इन को क्रिएटिंग एजुकेशन। तो ये इसकी जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की जो थीम रही है, और इसका जो मतलब मनाया जाता है वो 24 जनवरी 2026 को मनाया गया, यानी 24 जनवरी को जो है हर वर्ष मनाया जाता है। आगे बात करेंगे इसके बारे में, और अगले जो होता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करें तो देखिए 11 जो है नवंबर को मनाया जाता है। तो आगे देखेंगे पर्यटन दिवस यानी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो 25 जनवरी 2026 को जो है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया था। अगर हम बात करते हैं आखिर क्यों मनाया जाता है, तो इसकी अगर हम बात करें तो यह एक विशेष पहल है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देना और साथ ही साथ जो है इसके प्रति जो है जागरूकता उत्पन्न करना। तो अगर इसकी बात करें थीम की, तो देखिएगा इस वर्ष की थीम क्या रही है? ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन, यानी रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। तो इसकी जो है ये थीम रही है। तो एग्जामों में इस तरह के जो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है, और हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये हमने जो है देखे, और इसकी जो है थीमें भी हमने देखी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले टॉपिक की। देखिए अगर विश्व पर्यटन दिवस की बात करें तो 27 सितंबर को मनाया जाता है, ये हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देख लीजिए। आगे बात करेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA के बारे में। तो ये क्यों चर्चा में रहा, इसकी बात करते हैं। तो NTCA द्वारा जनवरी 2026 में गुजरात को पुनः बाघ राज्य यानी टाइगर स्टेट के रूप में जो है इसको दर्जा प्रदान किया गया है। किसको? गुजरात को, है ना। इसके अतिरिक्त और क्या किया गया? NTCA ने वर्ष 2025 में 166 बाघों की मृत्यु की पुष्टि की है, यानी कि NTCA ने बताया कि जो है 2025 में जो है लगभग 166 जो है वो बाघों की मौत हुई है। तो इसलिए चर्चा में रहा था NTCA। तो NTCA के हम बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं क्या है ये। तो देखिएगा ध्यातव्य है कि NTCA जो है वन्य जीव यानी विशेषतः बाघ की बात करते हैं तो संरक्षण के लिए एक एजेंसी है, जिसे जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है बनाया गया था। अगर इसकी बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बंगाल टाइगर संरक्षण करना, और साथ ही साथ जो है इसके लिए NTCA द्वारा ही भारत सरकार के माध्यम से प्रोजेक्ट टाइगर का जो है प्रबंधन किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं जो प्रोजेक्ट मतलब जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 में जो है स्टार्ट किया गया था है ना। उसके लिए कानून लाया गया था 1972 में, है ना। तो ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे। देखिएगा NTCA, थोड़ी मेरी आवाज़ जो है बैठी हुई है, थोड़ा डोंट माइंड और प्लीज़, है ना। तो आगे बढ़ेंगे और देखिए NTCA के बारे में और थोड़ा सा यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में बात करते हैं। गुजरात को पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा, इसका यह दर्जा वर्ष 1992 में जो है वापस ले लिया गया था, जिसका मुख्य कारण था गुजरात में उस समय बाघ जो है न होना, है ना। तो गुजरात के जो रतन महल वन्य जीव जो आरक्षण है अभ्यारण्य है, भाग में होने की जो है पुष्टि हो चुकी है। इस कारण जो है पुनः जो है टाइगर स्टेट का दर्जा इसको दे दिया गया है ना। तो वर्ष 2025 में जो है 166 बाघों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। इसके अनुसार जो है भारत में विश्व में लगभग, देखिए भारत में कितने बाघ हैं? लगभग जितने दुनिया के अंदर बाघ हैं ना, तो इतने जो है उस 75% जो बाघ हैं वो भारत में ही पाए जाते हैं, है ना। तो NTCA के तहत बाघों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा बाघ जो हैं वो MP में पाए जाते हैं, यानी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है हमारा महाराष्ट्र में, और थर्ड नंबर पर आता है हमारा केरल में। तो इस तरह से है बाघों की जो संख्या है वो इस तरह से मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले टॉपिक पर।
यूएनओ के बारे में है, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके बारे में, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिएगा इसके बारे में क्या है खबर, इसको देखते हैं। तो इसकी अगर बात करें यानी जनवरी 2026 में यूएनओ द्वारा वर्ष 2026 को क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय चरागा दिवस यानी वर्ष और पशुपालक जो है वर्ष के रूप में जो है इसको यानी डिक्लेयर किया गया है। तो हम कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2026 को किस रूप में, अंतर्राष्ट्रीय चरागा वर्ष के रूप में और पशुपालक वर्ष के रूप में जो है इसको घोषित किया गया है ना। तो यह है। यूएनओ की बात करें तो इसका क्या है, देखिएगा यूएनओ प्रतिवर्ष जो है आम वर्ष को यानी कोई भी जो विशेष जो होता है उसको जो है उद्देश्य किसी विशेष उद्देश्य से मनाने हेतु जो है घोषणा करता है। और इसी क्रम में जो है वर्ष 2026 को क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय चरागा और पशुपालक वर्ष के रूप में इसको घोषित किया गया है। तो हम कह सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा संस्था है यूएनओ, उसके द्वारा जो है वर्ष 2026 को किस रूप में मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय चरागाह पशुपालक वर्ष के रूप में, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो क्या है, चरागाहों के संरक्षण, पशुपालकों की आजीविका और टिकाऊ पशुपालन के महत्व को बढ़ाना है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। इसलिए जो है यूएनओ इसको जो है किस रूप में मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय चरागाह और पशुपालक वर्ष के रूप में, है ना। तो यह है। आगे बात करेंगे इसके बारे में यूएनओ के, तो देखिए क्या है अगर यूएनओ की बात करें तो देखिएगा ध्यातव्य है कि क्रमशः दोनों विश्व युद्ध यानी जो 1919 और 1945 में जो युद्ध हुए उनके कारण उत्पन्न वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक संकट की जो स्थिति उत्पन्न हुई थी ना, उससे उबरने के लिए भविष्य में एक ऐसी स्थिति से बचने के लिए उद्देश्य से क्या किया गया, यूएनओ की जो है स्थापना यानी जो है नींव रखी गई थी। और इसको जो है 1919 में जो है पहले जो है संयुक्त राष्ट्र के रूप में जो है इसको मतलब स्थापित किया गया था। उसके बाद में जो है 24 अक्टूबर 1945 में जो है इसको यूएनओ के रूप में जो है नाम दिया गया, है ना। अगर यूएनओ की बात करें तो यूएनओ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था है जिसका संचालन जो है यूएन चार्टर द्वारा यानी किया जाता है। यूएन जो चार्टर है उसके माध्यम से होता है। यूएन चार्टर में संशोधन अनुच्छेद 109 के तहत जो है यूएन महासभा के 2/3 बहुमत जो है और यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्यों के समर्थन पर भी संभव होता है। यानी इसका जो चार्टर है ना, संशोधन की बात करें तो इसके जो संशोधन होता है, जो महासभा है यूएन की महासभा के उसके 2/3 सदस्य और साथ ही साथ यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके 5 जो स्थायी सदस्य हैं उनके जो समर्थन पर ये संभव हो पाता है ना। इसकी अगर बात करें जो यूएनओ की, तो यूएनओ की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो देखिएगा चाइनीज़, अरबी, स्पेनिश, फ्रेंच, अंग्रेजी और रशियन, यानी ये 6 भाषाएं हैं जो कि यूएनओ में जो है क्या कह सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन सी, चीनी भाषा, अरबी भाषा, स्पेनिश, फ्रेंच, अंग्रेजी और रशियन, है ना। तो ये 6 भाषाएं हैं जो आधिकारिक भाषा के रूप में कार्य करती हैं। अगर हम बात करें कार्यकारी भाषाएं जो हैं, वो कार्यकारी भाषाओं के रूप में जो है देखिएगा 2 भाषाएं हैं। कौन कौन सी, अंग्रेजी और फ्रेंच, अंग्रेजी और फ्रेंच। यूएनओ के मुख्य रूप से 6 भागों में बांटकर जो है उसके विभिन्न कार्यों को वर्गीकृत किया गया है। जैसे इसको देखते हैं कौन कौन से 6 भाग हैं। नंबर 1 है, इसका आता है यूएन महासभा यानी यूएन जनरल असेंबली। यूएन महासभा जो है यूएनओ का मुख्य शासी, है ना, शासी निकाय है ना, यानी शासनिक जो निकाय है वो कौन सा है, यूएन महासभा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, सतत विकास और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो है यूएनओ को क्या करता है, उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है। कौन, यूएन महासभा, है ना। इसकी बात करें तो देखिए अन्य जो महत्वपूर्ण है वो है आपका यूएन सुरक्षा परिषद यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इसकी बात करें तो इसको जो है सबसे महत्वपूर्ण इकाई क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है सुरक्षा परिषद। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को समन्वय रूप से बनाए रखना, है ना। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर देख रहे हैं तो थोड़ा सा ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बात तीसरा आता है इसमें यूएन जो न्यायालय है यानी यूएनओ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो यूएन का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक अंग है। तो इसकी बात करते हैं, देखिए सुरक्षा परिषद की बात करते हैं तो वो है हमारा सुरक्षा परिषद। अगर हम बात करते हैं शासी निकाय की तो है जो है हमारा है वो यूएन महासभा। अगर हम बात करें न्याय की तो वो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, संबद्ध देशों के मध्य जो है कानूनी विवादों का जो निपटारा करना होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है ना। तो ये है। आगे बात करेंगे, देखिए और क्या है, यूएन आर्थिक सामाजिक परिषद यानी यूकोसोक, ये जो है इसका एक अन्य महत्वपूर्ण अंग है जो कि आर्थिक गतिविधियों का जो है मतलब नियंत्रण और जो उसका कार्य प्रणाली करता है। तो यूएन आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है एक कार्यों के संदर्भ में अगर बात करें ये विशेष अंग है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और सामाजिक कार्यों को जो है क्रियान्वयन करना है ना। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसकी बात करें अन्य जो एक महत्वपूर्ण जो मतलब इसका जो भाग है वो है न्यासधारिता परिषद यानी कि यूएन ट्रस्टशिप
काउंसिल। इसका जो है यूएनओ में वर्तमान समय में कुल 193 देश शामिल हैं। तो अगर हम बात करें, इसका जो कार्यकालय को सचिवालय न्यूयॉर्क में है और इसका जो है सचिवालय जो महासचिव है इसको एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं। यानी कहने का मतलब ये हमने 6 अंक जो देख लिए, ये वाले जो 5 या 6 जितने भी अंक देखे हमने इसमें। और साथ ही साथ जो है हमने बताया कि यहाँ पर देखिए यूएनओ में वर्तमान कितने सदस्य हैं, 193 सदस्य हैं। और इसकी बात करें तो इसका कार्यालय को जो है सचिवालय कहा जाता है और जो है इसका कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है ना। महासचिव की बात करें तो कौन है, एंटोनियो गुटेरेस हैं, है ना, जो पुर्तगाल के हैं। तो ये है। अगर इसकी बात करें मुख्य उद्देश्य की यूएनओ की, तो यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है, सामूहिक व्यवस्था। अपने अंगों के माध्यम से क्या करता है, ये सामूहिक व्यवस्था बनाता है जिसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति सुरक्षा कायम रखता है। और इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मानवीय समस्याओं के जो है समाधान के सहयोग पर जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो यूएनओ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है राजनीतिक स्तर पर। तो ये इसके बारे में हमने यहाँ पर बात की। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले टॉपिक पर। तो देखिएगा अगला टॉपिक क्या है हमारा, राष्ट्रीय गान दिवस। यानी वैसे तो देखिएगा कोई औपचारिक रूप से जो है राष्ट्रीय गान दिवस नहीं मनाया जाता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय गान और जो है राष्ट्रीय गीत जो है दोनों को जो है संविधान सभा द्वारा जो है उसको अपनाया गया था। इसलिए यहाँ पर जो है नेशनल जो राष्ट्रीय गान दिवस है और राष्ट्रीय गीत दिवस है उसको जो है हम औपचारिक मतलब अनौपचारिक रूप से जो है इसको मनाते हैं। तो हम कह सकते हैं देखिएगा इसके बारे में अगर बात करें हम यहाँ पर, तो राष्ट्रीय गान दिवस जो है अनौपचारिक रूप से 24 जनवरी 2026 को मनाया जाता है, न कि औपचारिक रूप से। हमने बता दिया यहाँ पर क्यों मनाया जाता है, इसकी भी हमने चर्चा की। 24 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान सभा द्वारा जनगण मन यानी कि जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में इसको अपनाया गया था। इसीलिए जो है 24 जनवरी को प्रतिवर्ष जो है अनौपचारिक रूप से जो है राष्ट्रीय गान दिवस मनाया जाता है ना। तो ये हमने बात की। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करेंगे राष्ट्रीय गान के बारे में क्या है। देखिएगा राष्ट्रीय गान जो है देश की एकता और गौरव, यानी बात करते हैं देखिए यहाँ की देश की यूनिटी को और जो आपकी ग्लोरियस होती वगैरह उसको जो है गौरव को जो है प्रतीक होता है। और साथ ही साथ जो है इसको जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्ला भाषा में जो है जनगण मन के रूप में जो है रचा गया था। इसको राजकीय और औपचारिक समारोह में, जो भी राजकीय होते हैं और औपचारिक समारोह में होते हैं उनमें जो है इसको गाया जाता है और सामान्यतः जो है 52 सेकेंड में इसको जो है गाया जाता है ना। इसके बाद में सामान्य रूप से जो है 20 सेकंड में भी गा सकते हैं, यानी कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति है तो हम इसको जल्दी जल्दी भी गा सकते हैं 20 सेकंड में, है ना। तो वो है। और उस स्थिति में अगर गाने का जो उद्देश्य है हमारा, तो पहली और अंतिम जो पंक्तियां हैं उसको ही गा सकते हैं 20 सेकंड में, है ना। तो ये है। तो राष्ट्रीय गान को जो है मौलिक कर्तव्य का हिस्सा है। जैसे कि हम जानते हैं जो मौलिक कर्तव्य हैं उसमें हमारा जो है राष्ट्रीय गान को दिया गया है कि हमें जो है राष्ट्रीय गान का क्या करना चाहिए, हमें जो उसका मतलब आदर और सम्मान करना चाहिए। अगर राष्ट्रीय गान की पृष्ठभूमि की बात करें तो जो है राष्ट्रीय गान और पृष्ठभूमि देखें तो इसके क्या है, तो देखिएगा राष्ट्रीय गान की बात करें, राष्ट्रीय गान जनगण मन है ना, उसको देखेंगे। राष्ट्रीय गान को सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को जो है यो INC यानी कि जो मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन है वहाँ पर गाया गया था इसको 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय गान को, है नहीं, जनगण मन को जो है कहाँ गया था, पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था यानी कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन हुआ था 1911 में कलकत्ता में, तो वहाँ पर जो है इसको गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में, है ना। इसके बाद जो है 1912 में जो है इसका प्रकाशन किया गया भारत विधाता शीर्षक से, किसमें, तत्वोधनी पत्रिका में, है ना। इस राष्ट्रीय गान को अंततः संविधान सभा द्वारा जो है 24 जनवरी 1950 को जो है हमारे देश ने जो है इसको अपनाया, यानी संविधान सभा द्वारा जो इसको अपना लिया गया। और जो है भारतीय संसद का जो है अधिवेशन राष्ट्रीय गान से ही शुरू होता है। तो ध्यान रखिएगा भारतीय संसद का जो अधिवेशन शुरू होता है ना वो किससे होता है, राष्ट्रीय गान से, है ना। तो ध्यान रखिएगा ये है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है हमारा, राष्ट्रीय गीत दिवस। अब राष्ट्रीय गीत कौन सा हमारा, वंदे मातरम, जैसा कि हम जानते हैं अभी जो है फिलहाल में जो है बहुत बड़ी चर्चा में भी है। तो वंदे मातरम को लेकर के यहाँ पर बहुत मतलब महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसकी हम बात करें तो देखिए हमने अभी बताया कि 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को जो है संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। और इसे जो है हम औपचारिक रूप से तो नहीं लेकिन अनौपचारिक रूप से जो है इसको मनाते हैं। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। राष्ट्रीय गीत को भी जो है राष्ट्रीय गान की तरह 24 जनवरी को 1950 को जो है अपनाया गया था, ये हमने देख ही लिया है। इसकी अगर हम बात करें तो देखिएगा राष्ट्रीय गीत के बारे में क्या है। देखिए राष्ट्रीय गीत क्या है, एक देश की सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत का क्या है, ये
प्रतीक है ना, जिसको जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 7 नवंबर 1872 में रचा गया था, है ना, 7 नवंबर 1872 को रचा गया था। इसको जो है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समारोह में समय में सीमा रहित जो है गाया जाता है। यानी इसको क्या गाया जाता है, जो हमारी जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समारोह हैं उसमें जो है वंदे मातरम गाते हैं। हालांकि अगर हम बात करते हैं औपचारिक जो है और जो है औपचारिक तरीके से जो है, और हम बात करते हैं जब मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं जब हम ऑफिशियल तरीके से उसको गाते हैं तो वो कौन सा होता है, वो हमारा होता है राष्ट्रीय गान, है ना। तो ये है। हालांकि इसे जो है 65 सेकंड में गाने का जो है प्रावधान रखा जाता है कि लगभग जो है इसको 65 सेकंड में गा लेना चाहिए। और अगर बात करते हैं राष्ट्रीय गीत का कोई जो है संवैधानिक प्रावधान नहीं है, लेकिन हमने वहाँ देखा था राष्ट्रीय गान का जो हमने देखा था वो उसका संवैधानिक प्रावधान है, वो जो है मौलिक कर्तव्यों में स्थित है। लेकिन यहाँ पर जो है ये मौलिक कर्तव्यों में भी, यानी ये हमारा जो है संवैधानिक इसका कोई प्रावधान नहीं है, है ना। तो ये है। तो राष्ट्रीय गीत दिवस भी जो है इस तरह से हमारा 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। इसकी बात करें तो देखिएगा ये क्या है, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक का प्रतीक है। जबकि वहाँ हमने क्या देखा था, वहाँ हमने राष्ट्रीय एकता का प्रतीक देखा था वो, है ना। तो राष्ट्रीय एकता का वो प्रतीक है ना, देखा था ना हमने अभी। तो उसको देख लेते हैं एक बार, देखिए यहाँ पर है ना, अभी देखा था हमने। यानी राष्ट्रीय एकता का और गौरव का प्रतीक जो माना जाता है किसको, राष्ट्रीय गान को। और यहाँ पर हमने किसका माना है, यहाँ पर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसकी थोड़ा बात करेंगे, थोड़ा इसका जो है तुलना जब करेंगे तो आइए पहले तुलना कर लेंगे। राष्ट्रीय गीत की पहले जो है पृष्ठभूमि देख लेते हैं क्या है। राष्ट्रीय गीत को क्रमशः 7 नवंबर 1875 में लिखा गया, है ना। और 1882 में जो है आनंद मठ में जो है इसको प्रकाशन हुआ था। और अगर बात करते हैं इसका पहला जो मतलब गाया गया था इसको पहली बार 1896 में जो है इसको भी कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था, है ना, 1896 में, है ना। इसके बाद में राष्ट्रीय गीत को अंततः जो है क्या गया 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा द्वारा उसको अपना लिया गया। और भारतीय संसद का अधिवेशन जो है राष्ट्रीय गीत से समाप्त होता है। जैसे हमने देखा कि जो संसद होती है, संसद चलती है तो वहाँ पर जो शुरुआत होती है तो वहाँ जनगण मन गाया जाता है, और जब उसकी समाप्ति होती है तो उसमें क्या होता है, राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम गाया जाता है। तो ये उसमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की बात है। अब हम बात करेंगे दोनों में क्या अंतर है, इसको जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं, देखिए राष्ट्रीय गान क्या है हमारा, जनगण मन, और राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा, वंदे मातरम, है ना। इसकी बात करें तो देखिए राष्ट्रीय एकता और गौरव का प्रतीक है। राष्ट्रीय गान क्या है, राष्ट्रीय गान है हमारा राष्ट्रीय एकता का और गौरव का प्रतीक है। जबकि अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय गीत की तो ये सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक माना जाता है। इसकी बात करते हैं, राष्ट्रीय गान को जो है राजकीय और औपचारिक समारोह में गाया जाता है। जो राजकीय समारोह होते हैं, औपचारिक समारोह होते हैं, उसमें जो है हम इसको गाते हैं राष्ट्रीय गान को, आपने देखा भी होगा। जबकि अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय गीत को तो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समारोह में जो है इसको गाया जाता है, क्योंकि इसका जो है ऐतिहासिक महत्व ज़्यादा है, इसलिए जो है इसको सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समारोह में इसको गाया जाता है ना। अगर बात करते हैं राष्ट्रीय गान का जो संविधान में मौलिक कर्तव्यों में स्थान प्राप्त है, जबकि अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय गीत का तो राष्ट्रीय गीत का कोई जो है संवैधानिक स्थान प्राप्त नहीं है, यानी जो है संवैधानिक जो है कोई प्रावधान इसमें नहीं दिया गया है ना। इसकी अगर बात करते हैं राष्ट्रीय गान की तो इसको जो है 52 सेकंड में यानी 52 सेकंड में जिसको जो है गाया जाने का प्रावधान होता है। जबकि जो है राष्ट्रीय गीत के संदर्भ में कोई ऐसी विशेष सीमा नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से जो है इसको 65 सेकंड में गाते हैं, है ना। तो ये हमने देखा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, यानी जो है उत्तर प्रदेश कब बना था उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, जैसे कि हम जानते ही हैं कि जो है हमारा जो पहले जब हम बात करते हैं 1857 से अगर हम देखें तो तब से जो है हमारा देश जो है पूरी तरीके से जो है ब्रिटिश जो साम्राज्य के अधीन आ चुका था, और जो है ब्रिटिश जो शासन है वो हमारे मतलब भारत पर जो है वो रूल हो चुका था। तो अगर हम बात करें यहाँ पर देखेंगे तो चर्चा का अगर हम बात करें हाल ही में क्यों चर्चा में रहता है, क्योंकि देखिए 24 जनवरी को जो है हमारे प्रत्येक दिवस मतलब प्रतिवर्ष जो है क्या मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, है ना। तो ये है। इसकी अगली जो हाल ही में जो वर्षगांठ हुई है वो 76वीं वर्षगांठ थी। अगर बात करते हैं देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा इसका समझेंगे विकास क्रम कैसा रहा। देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश काल में भारत पूर्वी क्षेत्र में अवध जो था हमारा एक छोटा सा मतलब कह सकते हैं एक राज्य, जैसे मान के चलिए उस समय हमारे प्रांत हुआ करते थे, तो अवध भी एक प्रांत था 1800 AD में, है ना। जबकि पश्चिम में क्या था, प्रांत था 1836 में, है ना, अस्तित्व में आए। तो ये क्या है, देखिए अवध जो है 1800 AD में, जबकि पश्चिम में जो है प्रांत बनकर अस्तित्व में आ गए थे। पूर्वी क्षेत्र में अवध था, है ना, इस तरह से। और 1870 में उक्त अवध और पश्चिमी उत्तर प्रांत, अब मान के चलिए जो हमारा है दो प्रांत थे, अवध
और 1800 यानी 1800 में क्या बना, अवध। और जबकि पश्चिम में जो पश्चिम प्रांत है वो कौन से में बना, 1836 में। अब ये जो है अस्तित्व में आ गए थे, अवध 1800 में, और जो पश्चिम प्रांत के है वो किस में आ गया, 1836 में। अब क्या गया इनको 1877 में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। अवध और पश्चिम उत्तर प्रांत को क्या कर दिया गया, संयुक्त करके पश्चिम उत्तर प्रांत आगरा अवध कर दिया गया। यानी 1877 में क्या कर दिया गया, इसका नाम करके पश्चिम उत्तर प्रांत आगरा और अवध कर दिया गया, जिसकी जो है संयुक्त राजधानी क्या बनाई गई, इलाहाबाद। तो हम कह सकते हैं कि 1877 में जब इसको जो है संयुक्त रूप से जोड़ दिया गया पश्चिम उत्तर प्रांत को, और इसको जो है नाम दिया गया पश्चिम उत्तर प्रांत आगरा और अवध, तो इसकी राजधानी क्या बनाई गई, इलाहाबाद। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो है राजधानी रही है इलाहाबाद। यस, इलाहाबाद भी जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी रही है, और हम ये बात यहाँ पर हमने देखी है ना। इसके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। देखिए जब वक्त आता है 1902 यानी 1902 का, तो इसमें क्या होता है, उक्त नाम को जो हमने नाम रखा था ना, अभी कौन सा नाम रखा था, पश्चिमोत्तर प्रांत आगरा और अवध। अब 1902 में जो है इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, संयुक्त प्रांत अवध कर दिया गया। यानी इसको जो है आगरा हटा दिया गया यहाँ से, और इसका नाम कर दिया गया संयुक्त प्रांत अवध। यानी इसका जो है पूरा का पूरा जो है संयुक्त रूप से कर दिया गया संयुक्त प्रांत अवध 1902 में। उसके बाद में क्या हुआ, 1921 में जो है संयुक्त प्रांत एवं अवध की राजधानी जो है इलाहाबाद से हटाकर लखनऊ कर दी गई। तो हमारी जो राजधानी 1921 में कहाँ से आ गई, अब लखनऊ, इलाहाबाद से लखनऊ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी राजधानी मतलब कह सकते हैं कि जो पश्चिमोत्तर प्रांत आगरा अवध की राजधानी बनाई गई थी इलाहाबाद, वो जो है अंतिम रूप से 1921 में कहाँ आ गई, लखनऊ जो है, इलाहाबाद से लखनऊ हमने इसकी जो है राजधानी स्थापित की। इसके बाद में 1937 में जो है ये पूरा जो नाम था हमारा संयुक्त प्रांत अवध को अब क्या कर दिया गया, संयुक्त प्रांत के नाम से जो है इसका नाम दिया गया, यानी 1937 में। उसके बाद में क्या हुआ, देखिए 24 जनवरी जब 1950 का हमारा मतलब जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ ना 1947 में, उसके बाद में जब हम कह सकते हैं जो 24 जनवरी 1950 को जो है हमारा गणतंत्र दिवस की तैयारी चल रही थी उस समय से, तो हम कह सकते हैं जो 24 जनवरी 1950 को जो है उक्त नाम जो संयुक्त प्रांत है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। और इसी दिन जो है 24 जनवरी को जो है हम इसीलिए जो मनाते हैं उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, है ना। उसके बाद हम देखेंगे बिहार में जो है इसका जो है उत्तराखंड जो है इसको अलग कर दिया गया था, आप देखा भी जो है। अच्छा, हम बात करते हैं यहाँ पर देखिएगा अभी फिलहाल की अगर हम बात करते हैं कौन कौन से क्षेत्र जो हैं इसमें हैं उत्तर प्रदेश के, तो ये अगर हम बात करते हैं, देखिए इसको हम कहते हैं ये जो ऑरेंज कलर का पार्ट है ना, ये उत्तर प्रदेश का पार्ट, एक पार्ट ये हुआ, इसे कहते हैं पश्चिमांचल यानी पश्चिमी प्रदेश, है ना। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं देखिएगा ये जो है हल्का सा ग्रीन है ना, ये वाला हल्का सा ग्रीन, इसे कहते हैं पूर्वांचल, है ना। अब ये जो पार्ट बचा है देखिए आपका निचला वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये आपका आता है बुंदेलखंड, इसे कहते हैं बुंदेलखंड। और ये जो बचा है आपका मतलब पर्पल कलर का, ये आता है आपका यानी अवध प्रदेश, इसको हम अवध प्रदेश कहते हैं, है ना। तो ये है, आगे बात करेंगे देखिए इसके बारे में, वो थोड़े से जो है कुछ फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी लेते हैं, है ना। देखिए जैसे कि हमने देख लिया था उत्तर प्रदेश जो है 24 जनवरी को 1950 को जो है अस्तित्व में आ गया, यानी इसका नाम जो है रखा गया। अगर हम बात करते हैं देखिए स्थिति इसकी, तो हम जानते हैं कि जो है हमारी जो अगर बात करते हैं तो कौन कौन से राज्य इसमें मिलते हैं। उत्तर में देखेंगे तो उत्तराखंड है, दक्षिण में मध्य प्रदेश, पूर्व में बिहार है, पश्चिम में जो है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, ये जो है मतलब मिलते हैं। और साथ ही साथ अगर हम पश्चिम उत्तर देखें तो हमारा जो है हिमाचल प्रदेश भी यहाँ मिलता है। राजधानी की बात करें तो देखिए सीमा की राजधानी तो हमने देख ली है। स्थापना की बात करें तो मूल रूप से जो है लखनऊ इस समय बना था, लेकिन जो है हमने देख लिया था वहाँ पर 1921 में जो है वहाँ पर हमारी राजधानी आ गई थी लखनऊ, है ना। तो ये है सीमा की अगर हम बात करते हैं, सीमाएँ हमने देख ली हैं, कौन कौन सी सीमाएँ हैं इसके बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी और, यहाँ पर है ना कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसको देखिए, ये हैं हमारे जानते हैं जो योगी जी हैं हमारे जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, और ये हैं हमारे गवर्नर उत्तर प्रदेश की आनंदी यानी श्रीमती आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल हैं यानी गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश की कौन, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। और श्री योगी आदित्यनाथ जी जो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसकी अगर हम बात करें देखिए राज्य की प्रमुख बातें क्या हैं इसको थोड़ा समझ लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो देखिए सबसे बड़ा राज्य जो है हम बात करते हैं, जैसे मान के चलिए हमारे पास में था कौन, सबसे पहले राज्य था ना हमारे पास में राजस्थान, है ना। तो वही है। अभी जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश, है ना। कुल प्रशासनिक जिले की बात करते हैं तो हमारा कितने प्रदेश हैं, 75 जो हैं जिले हैं। मंडल कितने हमारे मंडल हैं, 18। तहसील की अगर बात करते हैं तो देखिए तहसील 1826, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमने देख लिया। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए अगर बात करते हैं लगभग जो है हमारे पास में उत्तर प्रदेश की जो मतलब पॉपुलेशन है वो लगभग कितनी है, लगभग 20 करोड़ है,
मान के चलिए, है ना। जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार जो है कह सकते हैं लगभग जो है 20 करोड़ जो है उत्तर प्रदेश की मतलब जो है पॉपुलेशन है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो है लिंगानुपात की, तो 912 है लिंगानुपात, है ना। तो ये हमने देखा है यहाँ पर। साक्षरता की अगर बात करें, साक्षरता है 67% के हिसाब से जो है साक्षरता मानी जाती है हमारे यहाँ पर। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। ये बना हुआ मैप है, इसमें बहुत सारे ज़िले हैं, ये बहुत सारे इसमें दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो यहाँ हम जैसे इसमें जाएंगे नहीं, है ना। ये भौगोलिक स्थिति भी हम नहीं देखेंगे, हमने यहाँ पर देख लिया पर्यटन वगैरह। तो कुछ चीज़ हमने यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट थी वो हमने देख ली हैं। कभी हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे विशेष रूप से, तब हम जो है इसको आगे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश को जो है भारत का दिल कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश की जो है विधानसभा में लगभग मतलब कह सकते हैं 403 विधायक होते हैं, है ना। जो विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 403। तो ये हमने कुछ मतलब एक सामान्य रूप से देखा, बाकी हम जो है उत्तर प्रदेश जब बात करेंगे तब इसको देखेंगे। अच्छा, आगे बात करेंगे हम यहाँ पर राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के बारे में, यानी नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स के बारे में। तो देखिएगा, नेशनल जो ब्रेवरी अवार्ड्स हैं उनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं कि 26 जनवरी को जो है प्रतिवर्ष जो है पुरस्कारों का वितरण किया जाता है, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कारों का। और इसका जो है इस बार भी जो है 26 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कारों का जो वितरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। इसमें अगर बात करें, देखिएगा, राष्ट्रीय वीरता जो पुरस्कार हैं उनकी स्थापना की बात करें तो 1947 में जो है युद्ध और शांति दोनों क्षेत्रों में हेतु जो है संयुक्त रूप से की गई थी। इसके बाद में क्या हुआ, 1950 में जो है इसको अलग अलग कर दिया गया, यानी 1950 में युद्धकालीन जो है जबकि, और 1952 में जो है शांतिकालीन वीरता पुरस्कारों को जो है अलग से स्थापित किया गया। यानी संयुक्त रूप से जो है 1947 में इसको स्थापना की गई थी, लेकिन जब हम बात करते हैं तो इसकी जो है फिर से जो है इसका स्थापना अलग अलग की गई। यानी युद्धकालीन जो है की बात करते हैं तो 1950 में, और शांतिकालीन जो है 1952 में जो है इसको स्थापित किया गया था। अगर हम बात करते हैं, देखिए, युद्धकालीन वीरता पुरस्कारों की बात करते हैं तो ये पुरस्कार जो है केवल सैनिकों को दिए जाते हैं, ध्यान रखना, केवल किसको? सैनिकों को। अब कैसे? जल, थल या नभ तीनों सैन्य बहादुरी हेतु जो है प्रदान किए जाते हैं। और ये जो इसका जो अगर बात करते हैं बड़ा पुरस्कार कौन सा है? परमवीर, उसके बाद महावीर, और उसके बाद जो है वीर चक्र। तो परमवीर चक्र पहला और महावीर चक्र दूसरा, यानी सबसे बड़ा, और तीसरा जो है वीर चक्र है। तो ये युद्धकालीन जो है वीरता पुरस्कार हैं, इनमें जो है दिए जाते हैं। अब शांतिकालीन की बात करें तो देखिए, सैनिकों और आम नागरिकों, ये बात करते हैं तो केवल सैनिकों को दिए जाते हैं। और ये शांतिकालीन की बात करते हैं तो ये सैनिकों को भी दिए जाते हैं और आम नागरिक जो है उनको भी दिए जाते हैं। अब ये क्या होता है? अदम्य बहादुरी किसी ने दिखा दी है, चाहे वो सैनिक हो या फिर आम नागरिक हो, तो उनको जो है ये जो पुरस्कार हैं वो प्रदान किए जाते हैं। इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें भी 3 हैं, कौन कौन से इसको देख लेते हैं। वो है, पहला है हमारा अशोक चक्र, यानी अशोक चक्र जो है शांतिकालीन पुरस्कारों का बड़ा पुरस्कार है। उसके बाद में जो बीच का पुरस्कार है वो है कीर्ति चक्र, और तीसरा हमारा शौर्य चक्र। इसमें अगर बात करते हैं, देखिए, हाल ही में जो कह सकते हैं 26 जनवरी 2026 को जो है जो मतलब पुरस्कार का वितरण किया गया, उसकी अगर बात करते हैं तो देखिए, अशोक चक्र किसको मिला? ये है शुभांशु शुक्ला जी। ये भारतीय वायुसेना का अधिकारी हैं जो कि अंतरिक्ष यात्री हैं, है ना। तो शुभांशु शुक्ला जी को क्या मिला है? अशोक चक्र का पुरस्कार, है ना। तो ये है। इसके बाद करें कीर्ति चक्र पुरस्कार की, तो कीर्ति चक्र देखिएगा अर्शदीप सिंह को मिला है, या असम राइफल से संबंध रखते हैं। और अगर बात करें दूसरे जो हैं डोलेश्वर सुब्बा और प्रशांत बालकृष्ण नायर, तो ये कीर्ति चक्र जो है 3 व्यक्तियों को मिला, इसमें हमने देखा। इसके बाद में शौर्य चक्र जो है वो 13 व्यक्तियों को मिला। इसमें 13 व्यक्तियों में हम जो है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है उनको देख लेंगे। पटागे आदित्य श्री कुमार जी को, अंशुल बालदुआ को, और योगिंदर सिंह ठाकुर और बलदेव चंद्र। तो ये जो है हमारे शौर्य चक्र जो है प्राप्त करता है। ये 4 व्यक्ति हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण लिए। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, देखिए, इनके जो चित्र हैं वो देख लेते हैं एक बार। देखिए, परमवीर जो चक्र होता है वो इस तरह से होता है ना। ये सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार है। और ये जो है बात करते हैं, ये आता है हमारा महावीर चक्र का जो चित्रण है। इसके बाद में हम बात करते हैं ये वीर चक्र का है। इसके अगर हम बात करते हैं, देखिए, शांतिकालीन जो है हमारे वो कौन कौन से हैं? वो ये हैं। इसमें जो है अशोक चक्र की बात करते हैं तो अशोक चक्र ये है। अगर हम कीर्ति चक्र की बात करते हैं तो कीर्ति चक्र ये है। और शौर्य चक्र की बात करते हैं तो शौर्य चक्र ये है ना। तो ये इस तरह से जो है ये दिए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो अभी जो वितरित किए गए हैं वो किसमें जो है शांतिकालीन जो है वो वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो ये हमने देखे। आगे बात करेंगे हम, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन की, है ना। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है अभी जो हुआ 18 से 31 जनवरी 2026 के बीच, तो टेनिस का एक प्रसिद्ध जो है ट्रॉफी है जो 2026 का जो है प्रथम ग्रैंड स्लैम माना जाता है। यानी जो है
प्रथम ग्रैंड स्लैम कहते हैं। और ये जो है मतलब इसमें ऑस्ट्रेलिया में जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन के नाम से जाना जाता है। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। इसके अगर पुरस्कारों की बात करें तो एक बार इसको पुरस्कार देख लेते हैं, मतलब सॉरी जो इसके विजेता रहे उसको देख लेते हैं कौन कौन रहे हैं। तो देखिएगा पुरुष एकल की अगर बात करते हैं तो कार्लोस अल्काराज, ये स्पेन के हैं, इन्होंने जो है इसको नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं उनको हराया है। और दूसरी बात करें हम महिला एकल में, तो महिला एकल में जो है एलेना रायवाइकना जो है कजाकिस्तान की, उन्होंने जो है अरीना सवालेंका यानी बेलारूस की जो है उनको हरा करके ये खिताब जीता है। मिश्रित युगल की बात करें तो देखिएगा ओलिविया गॉडेगी ये ऑस्ट्रेलिया की और जॉन पियर्स ऑस्ट्रेलिया की, इन्होंने जो है दोनों ऑस्ट्रेलिया की हैं। इन्होंने जो है क्रिस्टीना मिलादेनोविक फ्रांस की और मैनुअल गिनार्ड जो है फ्रांस की, इन दोनों को जो है हरा करके ये खिताब यानी जो मिश्रित युगल है वो जीता है ना। तो देखिए इसके अलावा अगर हम बात करते हैं देखिएगा इसके बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है टेनिस का 4 ग्रैंड स्लैमों में जो है प्रतिवर्ष पहले खेले जाता है। सबसे पहले कौन खेला जाता है, यही खेला जाता है। और ये जो मतलब कह सकते हैं इसका जो ये खेल है वो कहाँ खेला जाता है, देखिए हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, टफ कोर्ट होता है उस पर जो है इस पर खेला जाता है ना। तो ये है। अगर वो बात करें तो देखिएगा और कौन सी हमारी यहाँ पर जो कह सकते हैं महत्वपूर्ण जो ट्रॉफियाँ हैं टेनिस की, तो देख लेते हैं। हॉफमैन है, डेविस है, रॉजर्स है। तो ये जो है ट्रॉफी जो टेनिस की ट्रॉफियाँ हैं। और बाकी हम जानते हैं कि जो ग्रैंड स्लैम हमारे जो विंबलडन है और हमारा विंबलडन हो गया और फ्रेंच ओपन हो गया और अमेरिकन है, तो ये भी हमारे हैं टेनिस के ही हैं, है ना। तो ये है। आगे बात करेंगे हम अगले जो टॉपिक है उसकी, गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो देखिएगा गोल्डन ग्लोब के अवार्ड की हम बात करेंगे तो गोल्डन ग्लोब जो है उसकी बात करते हैं तो देखिए 83वां जो है गोल्डन अवार्ड प्रदान किया गया है जनवरी 2026 में। और इसकी अगर बात करते हैं देखिए आयोजन कहाँ हुआ, कैलिफोर्निया में हुआ। कहाँ हुआ, कैलिफोर्निया में हुआ जो अमेरिका में है ना। इसकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से जो है इसको क्या क्या प्रदान किया गया इसको देखते हैं। तो देखिएगा बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड दिया गया, बेस्ट फिल्म क्या थी, हैमलेट, है ना। हैमलेट जो है बेस्ट फिल्म रही है। इसकी अगर हम बात करते हैं जो बेस्ट फिल्म ड्रामा में रही। इसके बाद में बेस्ट फिल्म जो है मोशन और कॉमेडी में कौन सी रही, वन बैटल आफ्टर एनदर। तो ये भी जो है बेस्ट फिल्म का है, लेकिन यह है मोशन और कॉमेडी में है। और ड्रामा की जो बात करते हैं जो हैमलेट फिल्म है मूवी को दिया गया। इसके बाद में बेस्ट एक्टर की बात करते हैं मोशन और ड्रामा में, तो किसको दिया गया, वाग्नर मोरा को, है ना ये। और अगर बात करते हैं बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में तो मोशन ड्रामा के रूप में जो है जेसी बोकले को दिया गया है। अगर हम बात करते हैं बेस्ट डायरेक्टर की बात करते हैं तो पॉल थॉमस एंडरसन को जो है ये बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है ना। तो ये है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पर एक तस्वीर लगाई है 83 गोल्डन ग्लोब अवार्ड की, तो ये है। इसके बाद में हम बात करेंगे देखिए अगला जो टॉपिक है उसकी, अगला टॉपिक है हमारा पर्यावरण जो संवेदनशील क्षेत्र हैं इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, उसके बारे में चर्चा में क्यों रहा उसको देख लेते हैं एक बार। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। अब इसको क्या दिया गया है, इसको जो है ESZ के रूप में जो है घोषित किया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ध्यातव्य है कि राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों, अब जो राष्ट्रीय उद्यान है ना और वन्यजीव अभ्यारण्य है उसके आसपास के जो बाहर यानी संक्रमण जो मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से जो संक्रमण ट्रांसमिशन वाले जो जोन होते हैं ना संक्रमण क्षेत्र, उनको ही जो है ESZ कहते हैं यानी कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन कहते हैं। और ये क्षेत्र क्या करते हैं, ये क्षेत्र जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किए जाते हैं, है ना। और इनमें जो है गतिविधियों को विनियमित किया जाता है। इसके बाद में ESZ का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है ESZ का, कि मानव गतिविधियों के नकारात्मक प्रभाव को कम करके जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र जो है उसकी रक्षा करना होता है ESZ का। इसकी अगर बात करते हैं तो देखिए इसका जो घोषणा है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन द्वारा जो है मंत्रालय द्वारा इसको किया जाता है। अगर बात करते हैं किस अधिनियम के तहत किया जाता है तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया जाता है। इसके अगर हम बात करते हैं देखिए ESZ की जो निषिद्ध गतिविधियां हैं यानी पूर्णतः गतिविधि, यानी वहाँ पर जो है जब ESZ घोषित कर दिया जाएगा ना तो वहाँ पर जो है कुछ चीज़ें जो है पूर्णतः जो है क्या कर दी जाएंगी, रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएंगी, एकदम जीरो, कुछ नहीं हो सकता ऐसी चीज़ें। जैसे वाणिज्यिक उपयोग हेतु खनन, यानी किसी भी प्रकार का जो है माइनिंग नहीं होगी जिसको वाणिज्यिक कॉमर्शियल जो यूजेज हैं उनके लिए। और प्रदूषण फैलाने वाले जो है उद्योग वहाँ पर नहीं लगेंगे और ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना भी नहीं होगी वहाँ पर। और ईंधन के उपयोग में होने वाली लकड़ी का भी जो है वाणिज्य उपयोग नहीं होगा। तो ये पूर्णतः प्रतिबंध होते हैं। अब दूसरा क्या होता है, आंशिक अनुमति, यानी कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं वहाँ पर कुछ जो है आंशिक अनुमति ले लेंगे हम और उसको जो है कार्य कर सकते हैं। जैसे वृक्षों की कटाई, अब वृक्षों की कटाई जो है वहाँ पर कर सकते हैं लेकिन जो है वहाँ पर क्या करेंगे, आंशिक अनुमति के बाद ही जो है उसको देखा जाएगा कि ये जो है वृक्ष काटने लायक है या नहीं, तभी जो है उसको काटा जाएगा, अन्यथा नहीं काटा जाएगा। तो आंशिक अनुमति के अनुसार ही जो कार्य करते हो सकते हैं। होटल या रिसोर्ट वगैरह, अब ये होटल और रिसोर्ट जो है तभी खुल सकते हैं जब उसकी जो है अनुमति ले ली जाएगी। यानी ये देखा जाएगा कि अगर होटल यहाँ पर खुल जाता है तो किसी प्रकार का
जो है ESZ को नुकसान तो नहीं होगा। तो इस तरह से जो है तभी जो है रिसोर्स और होटल वगैरह वहाँ पर खुल सकते हैं, अन्यथा नहीं खुलेंगे। प्राकृतिक जल का व्यावसायिक उपयोग। अब जो प्राकृतिक जल है, भाई जल तो हमारे लिए जो है मतलब कह सकते हैं कोई इस प्रकार का हानिकारक थोड़ा होता है, वो लाभकारी होता है। अब क्या है, अगर वहाँ पर हम उसका जो है इस प्रकार से जल व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं कि उसका जो है कोई प्रकार से दुष्प्रभाव ना हो, तो हम जो है वहाँ पर भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। सड़कों का चौड़ीकरण। अब सड़कों की चौड़ीकरण की बात करते हैं तो सड़कों के चौड़ीकरण की जो है हो जाता है ना, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये सब जो है कार्य तभी हो सकते हैं जब जो है हम उसकी अनुमति ले लें, अन्यथा नहीं होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी हमने। अगर इसमें बात करते हैं, कुछ अनुमत गतिविधियां होती हैं, जैसे संचालित कृषि या बागवानी प्रथाएं जो हैं वहाँ पर होती हैं। वर्षा जल का संचयन भी वहाँ पर होता है। जैविक खेती की जा सकती है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का जो है वहाँ पर उपयोग हो सकता है। अगर हम बात करते हैं सामान्यतः ये जेड संघ क्षेत्रों की सीमाएं जो होती हैं 10 किलोमीटर के आसपास होती हैं, है ना, इसको क्या आता है। परंतु अत्यधिक महत्वपूर्ण संवेदनशील जो स्थिति होती है, संवेदनशील गलियारे वाले मामलों में राष्ट्रीय वन्य संरक्षण नीति 2002 के तहत जो है ESZ का जो क्षेत्र है वो 10 किलोमीटर से ज़्यादा भी हो सकता है ना, घोषित कर सकती है। इसकी बात करें हम अब यहाँ पर, तो देखिएगा प्रमुख अभ्यारण्य एवं ESZ स्थिति क्या है, तो इसके हम देखेंगे। अभी देखते हैं शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य यानी हिमाचल प्रदेश का जो है, देखिएगा जनवरी 2025 में जो है इसे ESZ के रूप में घोषित किया गया था पिछले साल। और इसके बाद अगर हम बात करें इस साल जो है जनवरी 2026 में जो है किसे किया गया, उत्तर प्रदेश का गोंडा जिले में स्थित है जिसका नाम है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। इसको भी जो है इसमें ESZ के रूप में मतलब घोषित किया गया है। तो ये हमने यहाँ पर देखा। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर संरक्षण संबंध का, पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट कानून हैं। जैसे राष्ट्रीय कानून की बात करें तो कौन कौन से हैं, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 हमारा बहुत महत्वपूर्ण होता है ये। इसके बाद में अगर बात करते हैं, देखिए वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 है ना, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अगर हम बात करें, एक संस्था आती है जैसे हम कहते हैं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण मतलब अधिकरण अधिनियम, है ना, NGT, ये भी हमारे बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो कौन कौन से कानून है देखिएगा पर्यावरण को बचाने के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है 1987 का, बेसल कन्वेंशन है 1989 का, रोटरडम कन्वेंशन है 1998 का, और आपने देखा होगा जो स्टॉकहोम सम्मेलन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, और UNFCCC जो है 1992 में। इस तरह से जो है बहुत सारे हमारे कानून हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे पर्यावरण जो है मतलब संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। तो ये हमने देखा, और आज के लिए बस यहाँ पर जो हमने टॉपिक बात की, मैं आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी जो वीडियोज़ हैं उनको शेयर भी करते रहें, ताकि जो है इसका लाभ जो है अन्य व्यक्तियों तक भी पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, और जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण को जो है सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो है हमारी जो नोटिफिकेशन की घंटी होती है उसको भी दबा दें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।